स्पेस टेक्नोलॉजी का रिवीजन करने वाले हैं। तो परिचय है स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था और सोवियत संघ का था स्पुतनिक और मदद से भेजा गया था 4 अक्टूबर 1957 में। तो दुनिया का पहला स्पुतनिक फर्स्ट था और सोवियत संघ के सहयोग से 4 अक्टूबर 1957 को पहला भेजा गया था। फिर 13 जनवरी 1958 को नासा द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह एक्सप्लोरो फर्स्ट था। तो एक्सप्लोरो फर्स्ट था। 1961 में यूरी गैगरिन रूस पहला मनुष्य जिसने अंतरिक्ष यान की यात्रा की। तो यूरी गैगरिन था, रूस का था, जिसने पहली बार रूस के मनुष्य ने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी। फिर 20 जुलाई 1969 में यूएसए में नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन और चंद्रमा पर उतरने वाले पहले यात्री थे। एमिल आर्मस्ट्रॉन्ग एडविन जो थे पहले भारतीय वो चंद्रमा उतरने वाले पहले यात्री थे वो। तो दुनिया में पहला जो भेजा गया था, दुनिया में भारत की बात नहीं है, स्पुतनिक फर्स्ट था और जो सोवियत संघ ने भेजा था 1957 में। फिर उसके बाद 58 में नासा द्वारा भेजा गया उपग्रह एक्सप्लोर फर्स्ट था। फिर उसके बाद 61 में भेजा गया, 57 में भेजा गया, 58 में भेजा गया, 61 में यूरी गैगरिन रूस ने भेजा और फिर इसके बाद यूएसए ने 69 में भेजा था। आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर उतार दिया था उन्होंने। फिर अंतरिक्ष का इतिहास। तो अंतरिक्ष में इतिहास कैसा है भारत में, तो इस तरह है। 1962 में इन स्कॉट्स इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, स्पेस में रिसर्च के लिए कमेटी गठन हुआ 1962 में। भारत ने भी देखा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो यहाँ 62 में कमेटी का गठन हुआ। 1969 में भारत ने 15 अगस्त 1969 को इसरो फॉर्म अंडर डेल की स्थापना हुई, यानी इसरो की स्थापना 1969 में। और 1971 में 1 अक्टूबर 1971 में इसकी स्थापना हो गई। फिर SDSH सतीश धवन रिसर्च सेंटर की 71 में स्थापना हो गई। फिर 72 में इस स्पेस डेप्ट यानी स्पेस कमीशन एंड ड्राफ्ट ऑफ स्पेस स्पेस में के लिए और कदम उठाए गए हैं। 1975 में 19 अप्रैल फर्स्ट इंडियन एक्स सिलेक्टेड आर्यभट्ट। तो 1975 में क्या हुआ, आर्यभट्ट को भेजा गया। तो आर्यभट्ट को पहला उपग्रह था जो भारत का, आर्यभट्ट को भेजा गया 1975 में। 1979 में फर्स्ट रिमोट सेंसिंग बनाया भारत ने। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भास्कर है और ये आर्यभट्ट है। तो 1975 में आर्यभट्ट भेजा गया, 1979 में भास्कर भेजा गया। फिर SLV खुद के जो भेजने वाले प्रक्षेपण हैं, 1980 तक भारत ने खुद के SLV बना लिया था भेजने के लिए, लॉन्च व्हीकल था ये। 1983 में इसने इनसैट फर्स्ट वन का बनाया और ये सक्सेसफुल रहा, नासा ने बनाया नासा से। फिर 1984 में राकेश शर्मा फॉर्म IAF पॉलीफूल 11 और से 1984 में इज ओनली इंडियन सिटीजन टू ट्रेवल इन स्पेस 7 स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन में वहाँ गया होगा। और ISS 1988 आए, तो इसमें वैंकूवर कस्टमाइजेशन कैरेक्ट। भारत ने 1994 जब आया, तो 1994 में PSLV बन गया। 2001 में GSLV बन गया। तो ये दोनों बहुत लॉन्च व्हीकल बहुत अच्छे वाले हैं।
PSLV 94 में, 2001 में GSLV, 2008 में चंद्रयान भेजा गया। तो PSLV से भेजा गया था ये PSLV C11, मतलब इसकी 11वीं उड़ान थी PSLV की। और ये 2008 में चंद्रयान भेजा गया PSLV से। तो 2013 में, जुलाई 2013 में IRNS फर्स्ट बना। तो फिर 2023 ही 13 था। इसमें 5 नवंबर 2013 को मोम यानी मंगल ग्रह पर भेजा गया PSLV से। तो जो PSLV यहाँ बना था, PSLV से पहले यहाँ चंद्रयान गया 2008 में, और PSLV से यहाँ मोम यानी मंगल ग्रह पर 2013 में भेजा गया। 2016 में रिसर्व लॉन्च टेक्नोलॉजी, तो यहाँ ये 16 में कुछ था। फिर 2017 में 104 PSLV की जो 37वीं उड़ान थी, 2017 में 37 उड़ानें पूरी की उसने 100। और फिर 2018 में GSLV 11 ब्रेकिंग अबाउट 5,854 किलोग्राम फ्रेश ग्वेन बाय एरेबियन 5, ये इतनी ले जाने में सक्षम हो गया। और 2019 में जो भेजा गया था मिशन GSLV से चंद्रयान 2 भेजा गया। तो ये चंद्रयान 2 भेजा गया था GSLV से। फिर विक्रम जो है नवंबर 2022 में स्काई रूट कंपनी आई ये 2022 में। और चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 भेजा गया। फिर उसके बाद 2023 में, क्योंकि असफल मतलब अल्प रूप से सफल हुआ था। तो 2023 में चंद्रयान 3 LVM-3 यानी GSLV वाला था। इसका ये 14 जुलाई 2023 को भेजा गया। 14 जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 बन गया। फिर 2023 में PSLV से, ये PSLV वाला है, तो PSLV से फिर आदित्य L1 भेजा गया 2023 में 2 सितंबर 2023। तो PSLV की 57वीं उड़ान थी। तो आदित्य L1 पर PSLV भेजा गया था। चंद्रयान जो था, चंद्रयान पहला वाला, तो उसमें भी PSLV भेजा गया था, और मोम पर भी PSLV भेजा गया था। तो इसने इतने सफल अच्छे मिशन किए। फिर यहाँ लेकिन 2 में GSLV भेजा गया, 3 में भी GSLV भेजा गया। और चंद्रयान 3 था जो, उसमें GSLV भेजा गया था। 2024 तो अब आगे के और भी मिशन हैं। तो 2024 में एक्सपोर्ट स्पेड 1 जून में PSLV 58वीं इनकी उड़ान थी ये 2024 में। एक्सपोर्ट सेट 1 जनवरी को PSLV की। फिर 2024 में GSAT 20 एंड ऑफ द ईयर स्पेस, तो इसके 20 साल हो गए हैं यहाँ GSAT। और जियो ग्रैनी पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह मतलब सेट ए था जो 2024 में भेजा गया। इसरो के स्वदेशी PSLV 3 एक्सप्लोटिंग द्वारा शून्य अंतरिक्ष कचरा मिशन भेजा गया 2024 में, कि अंतरिक्ष में कचरा को कम करने के लिए। फिर ये 2026 के आगे के मिशन है। और 2028 में है कि स्पेस में भारत स्पेस स्टेशन बनाएगा। 28 तक भेजेगा, स्पेस में मिशन भेजेगा। और 2028 में वीनस पर भी भेजेगा मिशन। 2028 के प्लान है कि भेजे जाएंगे, संभावना है कि 2040 तक चंद्रयान 5 भेजने की उम्मीद है। तो ये वही है कि 2000 यहाँ वीनस पर यानी शुक्र ग्रह पर भेजने के मिशन है, और ये चंद्रमा पर फिर से 5वां मिशन 2040 में भेजेंगे।
अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए संस्थाएं, तो मतलब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कौन क्या कर रहा है, तो इसरो है। तो इसरो संस्थान है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका पुराना नाम है, पूरा नाम मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो बेंगलुरु में स्थित है, इसरो है। फिर ISAC बेंगलुरु में है, इसका नाम है इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो ये बेंगलुरु में है। फिर SAC अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, जबकि इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बेंगलुरु में है। फिर तिरुवनंतपुरम में है, तो इसमें है विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, तो विक्रम साराभाई जो है, विक्रम साराभाई विक्रम के नाम है, वो तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, इसे VSSC कहते हैं, तो विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। स्पेस एप्लीकेशन अहमदाबाद, लेकिन इसरो स्पेस एप्लीकेशन बेंगलुरु में, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, रिसर्च करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, वो बेंगलुरु में है। फिर श्री धवन स्पेस सेंटर जो जहाँ से किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में है। तो सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। फिर मास्टर कंट्रोल मतलब मास्टर कंट्रोल जहाँ से होता है, तो हसन कर्नाटक में है, और भोपाल मध्य प्रदेश में है। 2 जगह से कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब जो सेंटर है कंट्रोल, मास्टर कंट्रोल एजेंसी, तो हसन है कर्नाटक में है, और भोपाल में भी है। फिर लॉन्चिंग लिक्विड प्रोसेस के मामले में हेमेंद्रगी तमिलनाडु में है। तो इस तरह संस्थान है ये। तो और भी संस्थान दिए गए हैं, इसमें सामने दिए हैं, जैसे नेशनल रिमोट सेंसिंग जो है, नेशनल रिमोट सेंसिंग का हैदराबाद में है। फिर जोधपुर में है। वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर, तो ये नेशनल रिमोट सेंसिंग है, ये वेस्टर्न वाला रिमोट सेंसिंग के लिए है, तो ये जोधपुर में है। बेंगलुरु कर्नाटक में कौन है, साउथ रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर, साउथ का जो सेंटर है वो साउथ वाला, तो साउथ वाला बेंगलुरु में है। वेस्ट वाला यानी पश्चिम वाला जोधपुर में है, और नेशनल रिमोट सेंसर जो नेशनल पूरे भारत के लिए है, वो हैदराबाद बनाया गया है। नॉर्थ वाला रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर जो है, नॉर्थ वाला देहरादून में है, नॉर्थ सबसे उत्तर में है, तो देहरादून। साउथ वाला बेंगलोर, पश्चिम वाला जोधपुर में है। नॉर्थ ऊपर होता है, और ईस्ट जो होता है पूर्व कहलाता है, तो उसे शिलोंग में, नॉर्थ ईस्ट वाला शिलोंग में है, नॉर्थ ईस्ट शिलोंग में बनाया गया है। फिर नागपुर सेंटर, नागपुर वाला जो है सेंटर में है, यानी बीच के बीच में है, तो नागपुर बीच में पड़ता है, तो नागपुर बीच में है, और जो नेशनल है। तो ये सारे हो गए कि वेस्टर्न जो पश्चिम वाला है जोधपुर में रिसर्च सेंटर है, साउथ वाला बेंगलुरु में है, उत्तर वाला देहरादून में है, और उत्तर पूर्व वाला शिलोंग में है, और मध्य वाला बीच वाला नागपुर में, और जो पूरे नेशनल के लिए हैदराबाद में है। इस तरह है। फिर ईस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग स्पेस सेंटर कोलकाता में है। ईस्ट वाला जो सबसे ईस्ट वाला है, तो ईस्ट वाला कोलकाता में है, वो नॉर्थ ईस्ट था शिलोंग में, और ईस्ट वाला जी कोलकाता में है। फिर है फिजिकल रिसर्च लाइब्रेरी, तो जो फिजिकल रिसर्च लाइब्रेरी है
वो अहमदाबाद में है। फिजिकल रिसर्च लाइब्रेरी अहमदाबाद पे। एंट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये बेंगलुरु में है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु में है। न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड इसरो कम्युनिकेशन आर बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन इस तरह सेंटर ये कुछ दिल्ली में है और ये हैदराबाद में है। ये प्रमुख संस्थान थे। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन दिखाए गए हैं इसमें कौन कहाँ इसरो के अंतर्गत आते हैं। सेंटर इसरो के सेंटर हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। तो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान 1969 में बेंगलुरु में बना। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापित हुआ। तो 1969 में बना था बेंगलुरु में और नेहरू जी और विक्रम साराभाई के प्रयास से बना। इसका कार्य क्या है, तो उपग्रह डिजाइन करना, उपग्रहों को डिजाइन करना, उपग्रह का निर्माण करना और प्रक्षेपण करना है। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थानों का नियमन और अंतरिक्ष जो अन्य कार्य कर रहे हैं संस्थान उनको नियमित और नियंत्रित भी करते हैं। ये इसके पहले अध्यक्ष थे, तो पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे और वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण है। 2026 के हैं ये, 25-26 में तो वी नारायण है और विक्रम साराभाई है। भारतीय अंतरिक्ष संघ निजी संस्थानों का एक औद्योगिक निकाय है। तो भारत का जो अंतरिक्ष संघ है, भारतीय अंतरिक्ष संघ निजी संस्थानों का एक औद्योगिक निकाय है जो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीकी का प्रयास करेगा। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या है, तकनीक खोजेगा, प्रयास करेगा। भारत में अंतरिक्ष सेक्टर से संबंधित आधारभूत संरचना के विकास में भी भूमिका निभाएगा। तो अंतरिक्ष सेक्टर में जो भारत की भूमिका है, आधारभूत संरचना के विकास में भूमिका निभाएगा ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नए स्टार्टअप खड़े करने हैं कंपनियों को भी अंतरिक्ष अभियान में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सके। तो नई कंपनियां भी इसमें शामिल हों भारत की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और ये वही है कि कब स्थापित हुआ, ये पढ़ चुके हैं अभी। भारतीय अंतरिक्ष संघ इसरो, भारतीय अंतरिक्ष संघ निजी संस्थानों का एक औद्योगिक निकाय है। तो अंतरिक्ष संस्थान है जो निजी संस्थानों का औद्योगिक निकाय जो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीकी का प्रयास बढ़ाएगा। तो निजी भी जाएंगे तो वो भी भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में तकनीक का प्रयास बढ़ाएंगे। भारत में अंतरिक्ष सेक्टर से संबंधित आधारभूत संरचना विकास में भी भूमिका निभाएंगे। तो नई क्षेत्र जाएंगे तो अंतरिक्ष सेक्टर में आधारभूत संरचना जो है उसके विकास में भूमिका निभाएंगे ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नए स्टार्टअप कंपनियों को भी अंतरिक्ष अभियान में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो जाए। भारतीय अंतरिक्ष संघ संस्थापक सदस्यों में जो भारत के अंतरिक्ष संघ के संस्थापक सदस्य हैं उन सदस्यों में भारतीय एयरटेल, लोनार्स एंड टेबू और नेल्को यानी टाटा ग्रुप शामिल है। वनवेब, मैपयान इंडिया और बॉल चंद्रनगर इंडियन इंडस्ट्रीज और अंतर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जैसी महत्वपूर्ण कंपनियां शामिल हैं। तो बॉल चंद्रनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो टेक्नोलॉजी आदि ये शामिल है इसमें। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है इसरो की क्या है, एक वाणिज्यिक शाखा है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इस न्यू इंडिया स्टेट बेंगलुरु में है, वाणिज्यिक शाखा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो द्वारा की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियों के व्यावसायिक उपयोग हेतु व्यवसाय में उपयोग किया जाए तो इसलिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए की अधिक शेयर पूंजी के साथ मार्च 2019 में गठित किया गया है। तो अब निजी क्षेत्रों के लिए भी इसके लिए 100 करोड़ रुपए की
शेयर पूंजी के साथ 2019 में गठित किया गया है। अनुसंधान गतिविधि। अब है ऑर्बिट्स जो जाते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला है ये है जियो, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। फिर होता है एलियो, लियो, फिर होता है एमियो, मियो। तो सबसे पहले जियो, लियो और फिर मियो। तो इस तरह से ये उपग्रह होते हैं। तो पृथ्वी ये लियो वाला है, ये उपग्रह इस तरह से मियो में भेज जाते हैं और ये जियो में भेज जाते हैं। एक एक करके समझाते हैं इसको। निम्न पृथ्वी का कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट होता है, निम्न पृथ्वी कक्षा जो होती है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 300 से 2000 किलोमीटर तक का परिक्रमा का मतलब काल होता है। 300 से 200 किलोमीटर तक होता है, 2000 किलोमीटर तक परिक्रमा काल। और इसे 90 से 180 मिनट लगते हैं परिक्रमा करने में। ऊंचाई है और 2000 तक परिक्रमा काल है इसका, और 90 से 180 मिनट लगते हैं परिक्रमा करने में पृथ्वी की। इस कक्षा में एक विशेष कक्षा होती है जिसे सूर्य तुल्यकाली कक्षा कहते हैं। तो इस लियो जो होता है लो अर्थ और LEO लियो, तो इसमें क्या है कि एक इस कक्षा में एक विशेष कक्षा होती है जिसे सूर्य तुल्यकाली कक्षा कहते हैं। इसमें दूर संवेदी उपग्रह रखे जाते हैं। तो सूर्य तुल्यकाली कक्षा होती है, दूर संवेदी उपग्रह रखे जाते हैं। कॉस्टल फर्स्ट और कास्टोसैट 2, कास्टोसैट 3 ये इस तरह की प्रक्षेपण थे। कास्टोसैट 1, कास्टोसैट 2, कास्टोसैट 3, EOS 4 फर्स्ट A और RSO इस तरह से रखे गए थे। ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी यहीं स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय लियो में है, LEO में। तो लियो में क्या अंतरिक्ष स्टेशन भी इसी वाली कक्षा में है। क्या मध्य की कक्षा, मध्य भू कक्षा। तो मध्य वाली जो कक्षा है, मिडल वाली, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2000 से 35,786 किलोमीटर है। 2000 से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई है मध्यम वाली। और औसत ऊंचाई कितनी है? तो 20,200 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। 12 घंटे में परिक्रमा करता है। तो ये परिक्रमा 12 घंटे में करता है मध्य वाली कक्षा में। तो ऊंचाई 2000 से 35,786 है और 12 घंटे में परिक्रमा करता है। नौ वाहन प्रणाली उपग्रह। तो नौ वाहन करने वाले जो उपग्रह होते हैं, जो देखते हैं नौ वाहन को, वो इस कक्षा में रखे जाते हैं। नौ वाहन प्रणाली उपग्रह इसमें कौन है? GPS है, गैलीलियो है, ग्लोनास है और बाइडू है। तो GPS वाले होते हैं, गैलीलियो, ग्लोनास, बाइडू यहाँ रखे जाते हैं। यहाँ भारत का कोई सैटेलाइट नहीं है। तो 2000 से 35,000 तक वाली कक्षा है और यहाँ भारत का कोई नहीं है। अब है जियो स्टेशनरी। तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 35,786 किलोमीटर होती है। परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर। तो जियो का जो जियो है, जियो स्टेशनरी, तो जियो स्टेशनरी पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं इसको परिक्रमा करने में पृथ्वी की। तो घूर्णन काल इसका पृथ्वी के बिल्कुल समान होता है। दूर संचार उपग्रह इसमें कौन है? तो इनसैट है और जीसैट है इसमें दूर संचार उपग्रह। नौ वाहन उपग्रह भारत की इसी कक्षा में है। इनसैट है जैसे, तो ये नौ वाहन उपग्रह भारत वाले तो इसी वाली कक्षा में है, GEO में। तो इस तरह की कक्षा है, ये वाली जो कक्षा होती है इस तरह से। तो ये पहले ये वाली देखते हैं। ये वाली कक्षा जियो स्टेशनरी होती है।
जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। तो जो जियो स्टेशनरी है, जियो सिंक्रोनस है कक्षा है। GTO यानी भू स्थानांतरण कक्षा। GTO जो है उसे कहते हैं, GTO को भू स्थानांतरण। यह विशेष प्रकार का पथ होता है जिसका उपयोग उपग्रह की कक्षा स्थानांतरण में उपयोग किया जाता है। यानी उपग्रह को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने के लिए GTO का भू स्थानांतरण कक्षा कहलाती है। एल पॉइंट का है। तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य एक ऐसा बिंदु जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है। पृथ्वी है और सूर्य है, दोनों का एक बिंदु जहां दोनों का गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है और उपग्रह इस बिंदु पर स्थित रहते हैं, लैंगिक बिंदु कहलाता है। तो लैंगिक बिंदु वे हैं जहां दोनों वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे से निष्प्रभावी रहते हैं। इस कक्षा में सामान्यतः सूर्य के अध्ययन करने वाले उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, जैसे भारत ने आदित्य L1 किया है। तो इस तरह से ये होता है कि यहाँ सूर्य है और यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो बिंदु है आदित्य L1 यहाँ पर है। तो इस तरह से 4 होते हैं जी। यहाँ एक बिंदु है, ये यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है। इस तरह से होते हैं, 5 बिंदु हैं। विभिन्न कक्षाओं में उपग्रह और उनके प्रयोग। तो कौन कौन सी कक्षा में कौन कौन से उपग्रह हैं, उनके क्या क्या काम है, तो देखना है। ऐसे उपग्रह होते हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। तो पश्चिम है तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। इनकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई 35,786 किलोमीटर होती है। इनका परिक्रमण काल 23 घंटे 56 मिनट होता है, जो पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर। तो जो GTO की बात कर रहा है कि इसके बराबर होता है। यह पृथ्वी के किसी स्थान के सापेक्ष स्थित होते हैं और इसे मुख्यतः दूर संचार वाले उपग्रहों को सम्मिलित किया जाता है। दूर संचार करने वाले उपग्रह इसमें शामिल किए जाते हैं। भारत में भू स्थिर कक्षा के उपग्रह, जो GTO कक्षा है भारत की, तो जियो स्टेशनरी कक्षा में कौन कौन से मतलब भेजे गए हैं। तो इनसेट फर्स्ट है, इनसेट 2 है, इनसेट 3 है और GSAT फर्स्ट है। INS है और मार्टेस्ट कल्पना है, GIST है। तो इस सारे ये भू स्थिर कक्षाएं भेजे गए हैं। इनका उपयोग क्या है, तो इसमें मुख्यतः ट्रांसपोर्टर होती है। इन उपग्रहों में मुख्यतः युक्ति जो है, मुख्य युक्ति ट्रांसपोर्टर होती है, जो उच्च आवृत्ति की तरंगों को निम्न आवृत्ति की तरंगों में परिवर्तित करती है। तो उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं उसको निम्न आवृत्ति में परिवर्तित करे ताकि उनका प्रकीर्णन कम किया जा सके। तो इस तरह से ये जाती हैं जब, तो यहाँ टकराकर ये निम्न में बदल जाती हैं इस तरह से। इसमें बैंड लगी होती हैं, रिक्वायरनरी बैंड के नाम होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं इनके। L बैंड, S बैंड, C बैंड, X बैंड, Q बैंड, K बैंड, का बैंड और मिलीमीटर बैंड और सब मिलीमीटर रेंज होती है। तो L बैंड जो होती है 1 से 2 तक की होती है। मिलिट्री मोबाइल सैटेलाइट है, 1 से 2 रेंज की होती है। S रेंज जो होती है 2 से 4 रेंज होती है इसकी। C की 4 से 8 होती है। तो L की 1 से 2, S की 2 से 4, C की 4 से 8, X बैंड की 8 से 12। X की इतनी होती है रेंज 8 से 12। KU की होती है, Q बैंड जो होती है 12 से 18। K बैंड होती है 18 से 27। K बैंड 18 से 27 और Q बैंड 12 से 18 और K बैंड 18 से 27।
कावेंड 27 से 40, कावेंड जो होती है वो 27 से 40 होती है। क्यू बैंड 12 से 18 और के बैंड 18 27 और का बैंड 18 27 से 40। मिलीमीटर जो होती है, मिलीमीटर ये 40 से 100 होती है। और सम मिलीमीटर जो होती है, सम मिलीमीटर एक जो 100 से 300 नॉट साइड होती है। अनुप्रयोग तो मोबाइल और टेलीविज़न सेवाओं में इन उपग्रहों में लगे ट्रांसपोंडर की मदद से हम किसी एक सिग्नल को बड़े भूभाग तक पहुंचा सकते हैं। तो इन बड़े भूभाग तक सिग्नल को पहुंचाने के लिए होता है, बड़े भूभाग तक सिग्नल पहुंचाने। कई उपग्रह अधिकतम 42% भूभाग तक सिग्नल को भेज सकते हैं। अतः यदि पूरी पृथ्वी पर सैटेलाइट भेजते हैं तो 3 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। यानी पूरी पृथ्वी पर तो 42% भाग तक ये मतलब भेज सकते हैं, और पूरी पृथ्वी पर भेजना है तो 3 सैटेलाइट की जरूरत पड़ेगी। दूर शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा मदद के लिए 2004 में ये एडुसैट नामक सैटेलाइट प्रक्षेपित किए थे। 2004 में शिक्षा के लिए भेजे गए थे। एडुसैट में 2 प्रकार के टर्मिनल होते हैं। तो 2 प्रकार के टर्मिनल होते हैं, रीड ओनली टर्मिनल और सेट यानी सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल। तो रोड होती है और SIT होता है, सैटेलाइट इंटर टर्मिनल, और रीड ओनली टर्मिनल। अब अगला काम है इसका टेलीमेडिसन में, यानी दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा में कई बड़े अस्पतालों को आपस में जोड़ने में। फिर खोज बचाव में तो समुद्री जहाज, सैटेलाइट मोबाइल का उपयोग करने के लिए इन उपग्रहों का उपयोग बचाव और राहत कार्य में किया जाता है। नौवहन प्रणाली, इस कक्षा में भारत ने अपने नौवहन उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया है। तो नौवहन प्रणाली होती है, तो भारत ने अपने नौवहन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। मौसम के पूर्वानुमान में तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए इस कक्षा में भारत का मास्टर सेट या कल्पना फर्स्ट प्रक्षेपित है। तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए है इस कक्षा में। हिंद महासागर की गतिविधियों की निगरानी भी करते हैं जी। तो इसके कार्य है नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, नौवहन करने में, खोज बचाव कार्य करने में, टेलीमेडिसिन में यानी चिकित्सा में, दूर शिक्षा में, और मोबाइल टेलीविज़न सेवाओं में जिनके काम थे। ये किनके काम थे? तो इस वाले के थे GTO के कार्य थे। GTO वाला था ये उपग्रह। अब है ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह और उनके अनुप्रयोग। जो ध्रुवीय कक्षा वाले उपग्रह होते हैं, यानी पोलर ऑर्बिटल सैटेलाइट एंड द एप्लीकेशन। तो जो पोलर वाले ध्रुवीय क्षेत्रों में उपग्रह भेजे जाते हैं इसी कक्षा में, तो उनके कार्य हैं। तो ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह और उनका प्रयोग, जो ध्रुवों पर होते हैं इस तरह से, उनके क्या काम है। तो सभी ध्रुवीय कक्षा के सैटेलाइट LEO में होते हैं। ध्रुव वाले होते हैं निचली कक्षा में होते हैं, LEO में होते हैं ये। और इसमें का परिक्रमण काल 90 से 180 मिनट होता है। परिक्रमण कितने? तो 90 से 180 मिनट होता है। इस तरह से परिक्रमा करते हैं ये। उत्तर से दक्षिण की ओर गति करते हैं। इनमें सभी प्रकार के इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, लेजर प्रकार के कैमरे होते। तो इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव, लेजर प्रकार के कैमरे होते हैं। तो इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव, लेजर प्रकार के कैमरे होते हैं। यह कैमरे परावर्तन अपवर्तन जो कैमरे होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन और पूर्ण आंशिक परावर्तन या किसी प्रकार की ऊष्मा तरंगों के उत्सर्जन वाली घटनाओं पर परिमाणों को प्रस्तुत करते हैं। तो ये मतलब परावर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंशिक परावर्तन, ये सारी चीज़ें करते हैं ध्रुव वाले।
यह मुख्य रूप से किसी क्षेत्र पर निगरानी रखने या उस क्षेत्र में संसाधनों का आकलन करने के लिए, यानी किसी क्षेत्र है तो किसी क्षेत्र में निगरानी करनी है तो किसी क्षेत्र की निगरानी करने के लिए और संसाधनों का आकलन करने के लिए किया जाता है। साथ ही रिसोर्स सेट संसाधनों के अध्ययन के लिए भेजे गए उपग्रह हैं। रिसोर्स सेट संसाधनों के अध्ययन के लिए भेजे जाते हैं। इसके जो उपग्रह हैं तो वो है EOS, फिर रिसोर्स सेट है, एक्सपोसेट, तो EOS है और रिसोर्स सेट है, एक्सपोसेट है, फिर ESO2 है, कार्टोसेट है, एक्सपोसेट है, रिसोर्स सेट है और ऑक्सीन सेट है, ओसीन सेट। कृषि मतलब इनके कार्य हैं तो कृषि क्षेत्र में तो मृदा का वितरण देते हैं कि मृदा कैसी है, ध्रुवीय वाले हैं ये, तो फसल का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, मृदा का वितरण बता देते हैं, फसल का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। मरुस्थलीकरण का प्रसारण, तो मरुस्थल है तो मरुस्थल कर का प्रसारण करते हैं। जल की उपलब्धता बताते हैं और सिंचाई बताते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का आकलन, प्राकृतिक संसाधनों के आकलन में प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करते हैं, वन रिपोर्ट जारी करते हैं, वन की, तो प्राकृतिक संसाधनों का आकलन वन की रिपोर्ट जारी करते हैं। खनिज, पेट्रोल और ग्लेशियर इत्यादि के बारे में जानकारी, तो सरकार इन्हीं से सब रिपोर्टें जारी करती है वन की, जैसे प्राकृतिक संसाधन कैसे, खनिज, पेट्रोल, ग्लेशियर पिघल रहे हैं कितने, तो ये सारी जानकारी देते हैं। इस तरह से जानकारी दी। आपदा प्रबंधन में तो वास्तविकता है आपदा प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी और राहत कार्यों में संचालन के, जैसे चक्रवात है, आग है, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि से बचाने में प्रयोग किए जाते हैं, तो आपदा प्रबंधन का कार्य भी करते हैं। फिर रक्षा के क्षेत्र में तो इन उपग्रहों से उच्च स्तरीय कैमरे लगे होते हैं जो डिटेक्टिव उपग्रह LEO और पोलर कक्षा में मिलते हैं, तो वो अच्छे किस्म के कैमरे होते हैं जो LEO वाली कक्षा में लगे होते हैं और पोलर वाली कक्षा में लगे होते हैं। ये सीमा रेखा की निगरानी करते हैं, तो सीमा रेखा की निगरानी करते हैं रक्षा क्षेत्र में, इनके सब काम देख लेते हैं। तो ध्रुवीय वाले क्या करते हैं, तो रक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, आपदा प्रबंधन में काम करते हैं। आपदा प्रबंधन के बाद प्राकृतिक संसाधनों का आकलन, कृषि क्षेत्र में निगरानी, और ये सारे उपग्रह ही बताए गए हैं, तो इनके ये कार्य थे। अब है प्रक्षेपण यान तकनीक है, तो प्रक्षेपण यान जो भारत में चल रहे हैं, भारत ने बनाया प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, तो SLV बनाया है, ASLV बनाया है, PSLV बनाया है, GSLV बनाया है और RLV भी बनाया है। तो ये SLV है, ये ASLV है, ये PSLV है और ये GSLV है और ये GSLV Mark 3 है। तो ये सारे पढ़ लेते हैं क्योंकि मेरे नोट्स में ये वाले नहीं हैं, तो मैं इस तरह से पढ़ लेती हूँ। PSLV है तो भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, भारत का पहला प्रायोगिक प्रक्षेपण यान था ये, जुलाई 1980 में पहली बार इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया, तो 1980 में पहली बार प्रयोग हुआ SLV का। केवल ठोस ईंधन होता है, तो SLV में क्या होता है, केवल ठोस ईंधन होता है। रोहिणी जैसे प्रक्षेपित उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, तो रोहिणी उपग्रह का इसने प्रक्षेपण किया है, केवल ठोस उपग्रह होता है, ठोस ईंधन होता है इसमें। 4 चरण यानी 4 चरण होते हैं इसके। वजन कितना होता है, तो 17 टन का वजन ले जा सकता है। और पृथ्वी की कक्षा कौन सी, तो 40 किलो वाली, पृथ्वी की निचली कक्षा में 40 किलोग्राम श्रेणी के पेलोड रखने की क्षमता है, तो निचली कक्षा में ले जाएगा, 40 किलोग्राम श्रेणी वाली पेलोड रखने की क्षमता है इसमें। SLV लॉन्च, तो SLV जो है
कब मतलब किस समय लॉन्च हुए, तो SLV की जो 3 थी, SLV 3 तो 1983 में, 81 में उड़ान भरी इसने, 80 में भरी, फिर 81 में और 83 में। तो ये रोहिणी ले गया था, रोहिणी सैटेलाइट फर्स्ट, रोहिणी सैटेलाइट फर्स्ट डी और रोहिणी सैटेलाइट यहाँ भी ले गया था 80 में, 81 में, 83 में, 79 में SLV। तो ये रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड, तो इस तरह से इसने काम किया था। ASLV जो है 1992 में पहली बार सफलतापूर्वक, उसने 80 में किया था, 1980 में इसने, 1992 में सफलतापूर्वक प्रयोग किया। यदि यह अपना रास्ता भूल जाए तो इसे रास्ते में ही समाप्त किया जा सकता है। तो रास्ता भूल जाए तो रास्ते में ही समाप्त कर सकते हैं इसे। केवल ठोस ईंधन, इसमें भी ठोस ईंधन है। और स्टैंड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज जैसे प्रायोगिक उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। तो रोहिणी सीरीज के जो प्रक्षेपण थे उसमें इसने प्रयोग किया है, प्रयोग हुआ है ASLV। पृथ्वी की कौन सी कक्षा, तो पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें 150 किलोग्राम श्रेणी के पेलोड रखने की क्षमता होती है। निचली कक्षा में जाता है, ये 150 किलोग्राम का पेलोड ले जाता है, और उसमें वो बहुत कम ले जा रहा था, यानी 40 किलोग्राम ले जा रहा था, लेकिन अब ये 40 की जगह 150 किलोग्राम ले जा रहा है, 150 किलोग्राम तक ले जाता है ये। अब है PSLV, तो PSLV 93 और 94 में बना, पहली बार सफल प्रयोग हुआ PSLV का, और ये तरल ईंधन का उपयोग करने वाला भारत का पहला उपग्रह है। तरल ईंधन में पहली बार प्रयोग हुआ PSLV में। भारत का तीसरी पीढ़ी का यान है, जो तीसरी पीढ़ी का यान है। भारत में इसके 3 संरक्षक विकसित हुए हैं, तो इसके 3 संस्करण विकसित हुए हैं, PSLV-G, PSLV XL, PSLV CA, यानी PSLV को 3 प्रकार से अलग तरह से बनाया है, PSLV-G, PSLV XL, PSLV CA। PSLV XL सबसे शक्तिशाली है, तो XL वाला जो बीच वाला है ये XL, PSLV XL सबसे शक्तिशाली है। इसे इसमें क्या है, 1750 किलोग्राम तक के उपग्रह को लियो कक्षा में, तो 1750 किलोग्राम का जो कक्षा है, किलोग्राम तक वजन को उपग्रह को लियो यानी निचली कक्षा में ले जाता है, जबकि 1400 किलोग्राम तक के उपग्रह को जियो में, यानी 1700 नीचे में और 1400 ऊपर जियो में कक्षा में प्रक्षेपित कर सकता है। प्रथम चरण ये ठोस ईंधन होता है इसमें, तो ठोस ईंधन होता है, इस तरह जो लगे होते हैं। पहले ईंधन ठोस वाला होता है, ईंधन के रूप में कौन होता है, तो इसमें हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट ब्यूटाडाइन होता है। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट ब्यूटाडाइन का उपयोग होता है ठोस ईंधन के रूप में। इस ईंधन के इंजन को S139 इंजन, 139 इंजन कहा जाता है। S139 इंजन होता है जो यहाँ लगा होता है। इसमें लिक्विड मतलब तरल ठोस पदार्थ होता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट ब्यूटाडाइन। फिर इसके अतिरिक्त थ्रस्ट शक्ति के लिए 12 टन ईंधन के 6 बूस्टर, तो यहाँ 6 ठहिए इस तरह से यहाँ बूस्टर लगे होते हैं, इस तरह 3 इस साइड 3 वहाँ उस साइड, तो यहाँ इस तरह 12 टन के, कितने टन के होते हैं, 12 टन के 6 बूस्टर लगे होते हैं, जबकि CA में किसी बूस्टर का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से ये बनता है। फर्स्ट वाला सॉलिड फ्यूल होता है, इसमें हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन होता है। फिर ये सेकंड ये वाला लिक्विड होता है, फिर ठोस होता है इसमें, और फिर लिक्विड होता है। इस तरह इसके चरण होते हैं। तो सॉलिड वाला है और ये लिक्विड है, इसमें UMH MMH N2O4 ये होता है। फिर हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट ब्यूटाडाइन इसमें होता है, फिर इसमें भी लिक्विड ही होता है। तो पहले ठोस से शुरू होता है, फिर लिक्विड, फिर ठोस, फिर लिक्विड, इस तरह से होता है। चरण 2 जो होता है तो इसे तरल ईंधन होता है। तो दूसरा चरण जो होगा, जैसे इसका पहला चरण हो गया था, तो दूसरा चरण जो है ये वाला, दूसरे चरण में तरल ईंधन होता है। इसमें असीमित डाईमिथाइल हाइड्रोजन का उपयोग तरल ईंधन के रूप में, तो डाईमिथाइल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन
डाईमिथाइल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है तरल ईंधन के रूप में, और नाइट्रोटेट्रासाइड का उपयोग किया जाता है। इस ईंधन दहन इंजन का नाम विकास इंजन है। इसमें कौन सा इंजन होता है, तो इसमें विकास इंजन लगा होता है, उसमें S39 लगा था, S139, लेकिन इसमें विकास इंजन होता है। इसके इंजन का नाम तरल वाला होता है। तीसरा चरण फिर से ठोस ईंधन होता है, तो इसमें हाइड्रोक्सी टर्मलेट पॉलीब्यूटाडाइन का उपयोग होता है। चौथा चरण होता है, तो चौथा चरण फिर से इसमें तरल का ईंधन होता है, और मोनोमिथाइल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अपनी लक्ष्य कक्षा तक पहुंचने के लिए 2 ईंधनों का उपयोग करता है। इस तरह से है PSLV। अनुप्रयोग क्या है PSLV के, तो पहला सफलतापूर्व प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में किया, सफल परीक्षण 1994 में। PSLV तरल चरणों से सुसज्जित पहला प्रक्षेपण, यानी भारत में तरल चरणों से जो बना था, इस तरह पहला प्रक्षेपण था। PSLV का उपयोग भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण मिशनों 2008 में चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था इसी से, फिर 2013 में मोम्स ऑर्बिटर में से भेजा गया था। तो ये सबसे सफल उसके प्रयोग थे। PSLV इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाला अब तक का सबसे विश्वसनीय रॉकेट है, जिसकी 54 में से 52 उड़ानें सफल रही हैं। तो यानी 54 उड़ानें इसने भरी, उसमें से 52 तो इसकी सफल उड़ानें थी। इसी सफलता दर के कारण नासा और अन्य देशों में भारत को तब प्राथमिकता देते हैं जब उन्हें कम कक्षा में उपग्रह भेजना होता है। तो नासा को और अन्य संस्थान हैं, अगर उन्हें कम कक्षा में भेजना है तो वो PSLV से भारत से भिजवा देते हैं। यह विदेशी मुद्रा कमाने का अच्छा विकल्प बन गया है, तो PSLV बन गया। अब है इस सैटेलाइट नोजन डाइवर्जेंट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के लिए भेजा था। तो ध्रुवीय प्रक्षेपण यान जो PSLV के लिए सैटेलाइट का उपयोग करके स्वदेशी नोजल डाइवर्जेंट का विकास किया है। तो भारत ने सैटेलाइट के लिए नोजल डाइवर्जेंट का उपयोग किया है। KC-20WN सैटेलाइट नाम से है। भारत को लाभ क्या है इसके, स्वदेशी निर्माण, अतः अब विदेशों से आयात की आवश्यकता नहीं, जिससे विदेशी वस्तुओं की बचत होगी। तो विदेशों से आयात करने की आवश्यकता नहीं है, और इससे विदेशी वस्तुओं जो आयात होती है उसकी बचत होगी। तकनीकी आत्मनिर्भरता आएगी, यानी उन्नत सामग्री, विज्ञान और डिजाइन में आत्मनिर्भर होगा भारत। फिर विश्वसनीयता और लागत में कमी, विश्वसनीयता भारत की अच्छी होगी, और लागत में तो ये हेडिंग है। तकनीकी आत्मनिर्भरता आएगी, स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन, यानी PSLV का निर्माण हुआ तो स्वदेशी निर्माण हुआ, पहला पॉइंट है। दूसरा तकनीकी आत्मनिर्भरता आ गई, तीसरा विश्वसनीयता आ गई, और लागत में कमी है। तो PSLV और अन्य रॉकेटों की विश्वसनीयता बढ़ गई है, और इसका उपयोग से लागत में 90% तक की कमी आई है। फिर रक्षा मिसाइलों को बल मिला है, चौथा पॉइंट है। तो दीर्घकालिक मिसाइलों और भारी उपग्रहों को प्रक्षेपण में सहायता हुई है भारत को, जो 17,000 से 14,000 तक में भेज सकता था। GSLV अगली प्रक्षेपण यान है, GSLV 2001 में पहली बार प्रयोग हुआ, तो उसको 92-93 में हुआ था, तो और उसके पहले जो था उसका भी 92 में हुआ था, लेकिन इसका प्रयोग 2001 में हुआ है, सफलतापूर्वक प्रयोग GSLV। पहला संस्करण GSLV मार्क फर्स्ट था। फिर GSLV मार्क फर्स्ट रूसी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया, इसमें रूसी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग हुआ है। जबकि दूसरा संस्करण PSLV मार्क 2 है, GSLV मार्क 2 है, जो GSLV मार्क 2 स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ बना। तो पहला रूसी क्रायोजेनिक इंजन, दूसरा वाला जो है स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ बन गया है।
GSLV का सबसे उन्नत संस्करण GSLV मार्क 3 सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला बहुत अच्छा शक्तिशाली GSLV मार्क 3 वाला वर्जन है, जो 4 टन वजन वाले उपग्रह को पृथ्वी के GEO कक्षा में लॉन्च कर सकता है। तो 4 टन जो वजन का है उसे GEO में लॉन्च कर सकता है, जबकि 10 टन वजन जो है वाले उपग्रह को LEO कक्षा में लॉन्च कर सकता है। भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है ये, और 3 चरणों, उसमें BSLV में 4 थे तो इसमें 3 चरण है, ये 3 चरणों वाला यान है। तो देखो इस तरह से है इसके चरण। पहला चरण है जो पहले चरण में PSLV में था वही है, हाइड्रो टर्मिनेट पॉलीब्यूटाडाइन होता है और इसमें इंजन लगा होता है S139। दूसरा चरण है तो इसमें जो लिक्विड भरा होता है हाइड्रोक्सिल नाइट्रोक्सिल जो भी उसमें भरा था। फिर तीसरा चरण है तो इसमें क्रायोजेनिक इंजन होता है और ये भी लिक्विड ही है, इसको अंदर से पढ़ लेते हैं, और विस्टर लगे होते हैं इसमें जो लिक्विड विस्टर। तो पढ़ लेते हैं कैसा है। तो पहला चरण जो है वो ठोस ईंधन है, हाइड्रोक्सी टर्मिनल ब्यूटाडाइन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अतिरिक्त जोर प्रदान करने के लिए मतलब और ज़्यादा सहायता देने के लिए 4 तरल ईंधन वाले बूस्टर को भी, उसमें 6 बूस्टर थे इसमें 4 बूस्टर लगे होते हैं, जिसमें दहन के लिए विकास इंजन और UDMH प्लस N2O4 का उपयोग किया जाता है। तो विकास इंजन होता है। और दूसरा जो चरण होता है वो तरल चरण होता है, विकास इंजन का उपयोग करके संशोधित संस्करण है। तीसरा क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है तीसरे चरण में, और इस ईंधन के रूप में 2 अलग अलग टैंकों में तरल हाइड्रोजन माइनस पे भरा होता है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस के तरल ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन जो भरी होती है -253 डिग्री सेल्सियस पे, और ऑक्सीजन 183 डिग्री सेल्सियस पे माइनस में भरी होती है, और इसमें क्रायोजेनिक तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। क्रायोजेनिक तकनीक की रूप से बहुत जटिल तकनीक है। तो क्रायोजेनिक जो तकनीक है बहुत जटिल है, क्योंकि इसमें बेहद कम तापमान पर ईंधन का उपयोग किया जाता है, जबकि इसके साथ उच्च तापमान वाला दहन कक्ष जुड़ा होता है। तो बहुत कम तापमान पर भरना होता है क्रायोजेनिक इंजन में। प्रयोग क्या है इसके? तो GSLV के विकास से पहले भी भारी उपग्रह बनाए जाते थे जो नासा GSLV के विकास से मिला हुआ है कि पहले जब भी भारी उपग्रह बनाए जाते थे भारत बनाता था तो उसे नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, रूस पर निर्भर रहना पड़ता था, जबकि GSLV के विकास के बाद भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है कि अब भारी भरकम वाले भी भेज सकता है भारत। GSLV बनाने के बाद ही हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की कल्पना कर सकते हैं। तो इतने मतलब मानव भेजने के लिए सक्षम हो गया है अब जी होगा ये GSLV इंसानों को भेजने के लिए। GSLV के विकास के बाद हम 4 टन तक का पेलोड लॉन्च करने में सक्षम है। तो 4 टन का पेलोड अब लॉन्च कर सकते हैं, और मानव मिशन भेजने की न्यूनतम आवश्यकता है। तो 4 टन भेजना है तो 4 मानव को भेजना है, अगर 100 टन के किलो के हैं तो भेजने की न्यूनतम आवश्यकता है। क्रायोजेनिक इंजन विकास के बाद भारत की मिसाइल तकनीक उन्नत हुई। तो भारत की मिसाइल तकनीक है वो क्रायोजेनिक इंजन के बाद और ज़्यादा विकसित हो गई है। तो ये GSLV का जो लॉन्च है, GSLV मिशन 2023 में GTO में यानी GTO जियो स्टेशनरी में भेजा गया था। चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 जो भेजा था वो GSLV से भेजा था, 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। फिर प्रमोशन रॉकेट लॉन्च व्हीकल था, फिर चंद्रयान 2 भेजा गया था GSLV मार्क 3 से। निर्माता इसरो था इसका, स्वामी भी इसरो था। अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्लानिटरी और कक्षा प्रकार इस तरह से भेजा गया था। GSLV मार्क 3
GSLV मार्क 3 इसके द्वारा विकसित उच्च प्रक्षेपण यान है। तो उच्च प्रक्षेपण यान है GSLV मार्क 3। 4 टन के जियो सिंक्रोनस उपग्रहों की परिक्रमा करने में सक्षम है। 4 टन के वजन ले जाकर जियो सिंक्रोनस उपग्रहों की परीक्षा करने में सक्षम है। उपग्रह प्रक्षेपण में भारत पूरी तरह इसमें आत्मनिर्भर है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पेलोड कितना है तो 4000 किलोग्राम तक ले जा सकता है। LEO यानी निचली कक्षा में पेलोड तो 8000 निचली कक्षा में 8000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन CEO-20 का उपयोग किया गया। इसमें क्रायोजेनिक इंजन है स्वदेशी रूप से निर्मित। C-25 CE-20 द्वारा संचालित है, जो भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अब SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV लॉन्च व्हीकल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये 3 स्टेज का यानी इसमें 3 चरण हैं। सॉलिड पर्पस स्टेज एंड लिक्विड पर्पस। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। SSLV जो है एक 3 चरण का प्रक्षेपण यान है, जिसमें टर्मिनल के रूप में 3 ठोस प्रणोदन चरण होते हैं, यानी 3 चरण होते हैं और ठोस चरण होते हैं। सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज होते हैं, यानी तरल प्रणोदन आधारित तरल जो है इसमें प्रणोदन आधारित टर्मिनल मॉड्यूल के साथ संयोजित होते हैं। तो ये तरल जो लगे होते हैं वो स्ट्रक्चर लगे होते होंगे, तो तरल प्रणोदन आधारित वेग टर्मिनल मॉड्यूल लगे होते हैं। तो SSLV 3 चरण का है। SSLV का व्यास कितना है तो 2 मीटर और 2 मीटर का है। लंबाई 34 मीटर की है, जिसका भार तो 2 मीटर लंबा है और 2 मीटर व्यास होता है इसका इस तरह से, और लंबाई जो है ऊंचाई में इस तरह से मीटर में तो 34 मीटर की होती है। और भार कितना होता है, भार इसका 20 टन से 500 किलोमीटर की समतल भार 20 टन होता है, और जो 500 किलोमीटर की समतल कक्षीय तल में 10 से 500 किलोग्राम के उपग्रह लॉन्च कर सकते हैं। 10 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक के जो होते हैं उपग्रह को लॉन्च कर सकता है। 10 से 500 किलोग्राम तक के उपग्रह को लॉन्च कर सकता है। तो स्टेज इसकी इस तरह से होती है। स्टेज फर्स्ट होती है, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड होती है। स्टेज फर्स्ट जो है तो इसमें हाइड्रोटर्मिनेट पॉलिड ब्यूटाडाइन सॉलिड भरा होता है जी, इसमें भी वही भरा होता है। इसका थर्ड दिख नहीं रहा है। तो 10 से लेकर 500 किलोग्राम तक के लॉन्च ऊपर ले जा सकता है। 10 किलोग्राम 300 किलोग्राम टू 500 किलोग्राम तक ऑर्बिट में ले जाएगा जी ऊपर। इसमें है ESN-7। यह 156 किलोग्राम वजनी उपग्रह है, जिसकी पूरी तरह से इसे इसरो ने तैयार किया है। तो उपग्रह है ES-7 जो 156 किलोग्राम का है और वजनी है, और इसे पूरी तरह से इसरो ने तैयार किया है। फिर जूनॉस फर्स्ट, ये अमेरिका की कंपनी अंतरिक्ष का उपयोग है। इसका वजन 10 किलोग्राम है। फिर एजेंडा सेट 2, इसे चेन्नई के स्टार्टअप किड्स का उपग्रह है और जिसका वजन 8 किलोग्राम है। तो एजेंडा सेट 2 है, जूनॉस फर्स्ट है और ESO-7 है। 56 किलोग्राम का है, ये 10 किलोग्राम का है और ये 8 किलोग्राम का है। SSLV D3,
के सफल प्रक्षेपण। तो SSLV जो है, तो SSLV D3 के सफल प्रक्षेपण के साथ SSLV का विकास पूर्ण हुआ। तो इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण, जो छोटे छोटे उपग्रह होते हैं उनके भेजने के लिए होता है। तो श्रीहरिकोटा जो है सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की तीसरी और अंतरिक्ष उड़ान सफल हुई। तीसरी हुई और अंतिम उड़ान इसकी सफल हुई, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण की गई थी। और SSLV D3 ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पृथ्वी का जो अवलोकन करने वाला उपग्रह होता है EOS 8 को कक्षा में सटीक रूप से इसने स्थापित किया था। अगस्त 2022 में इसने किया था। अगस्त 2022 में EOS 2 को ले जाने वाला पहला SSLV मिशन और मिशन SSLV D1 विफल रहा। तो जो 2022 में ले जाना था इसको पृथ्वी का अवलोकन के लिए EOS 2 को ले जाने के लिए, तो 2022 में ये विफल रहा। फिर फरवरी 2023 में SSLV S2 के अपने दूसरे प्रयास में इसरो को सफलता मिली। तो इसने दूसरा प्रयास किया, दूसरे चरण में से सफलता मिली 2023 में। फिर RSLV एक लॉन्च व्हीकल है। तो क्रायोजेनिक इंजन के स्थान पर इसमें रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है। तो RSLV है, इसमें रैमजेट इंजन वाला उपग्रह मतलब लगाया गया है। रैमजेट उपग्रह की गति सुपरसोनिक जैसी है, इसलिए इसे रैमजेट को स्कैमजेट कहा जाता है। स्कैमजेट कहा जाता है। तो सुपरसोनिक की तरह इसकी गति होती है, लागत में इसकी कमी होती है और लॉन्चिंग की संख्या में बढ़ती होगी। अंतरिक्ष अपशिष्ट की इसमें कमी होगी और इंसानों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भेजने में सक्षम होगा। तो इंसानों को इस चंद्रमा में और मंगल ग्रह पर भेजने में सक्षम होगा। भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जीवन बसाने में संभावना इसे मिलेगी। तो ये इस तरह का मतलब इसमें जो कचरा होगा वो नहीं ले जा पाएगा। RSLV का मतलब इसमें इसका दोबारा उपयोग हो सकेगा शायद। वो कचरा नीचे गिरा देगा, इस तरह से इसका लॉन्च होगा कि यहाँ से लॉन्च होगा पहले इस तरह से, और ये कचरा जो है अंतरिक्ष में जा रहा था वो सीधे नीचे आ जाता था। तो ये इस तरह से जाएगा और इसका ये वापस इस तरह से दोबारा आएगा और इसी का उपयोग दोबारा हो सकेगा। 23 मई 2016 को सफलतापूर्वक उड़ान प्रक्षेपण किया गया। तो इसको 2016 में इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण उड़ान की गई थी। स्वायत्त नेविगेशन मार्गदर्शन और निर्णय, पुनः प्रयोज्य थर्मल सुरक्षा प्रणाली और पुनः प्रवेशन प्रबंधन के साथ। RLV-TD यानी विंग बॉडी का हाइपरसोनिक एरो थर्मोडायनामिक लक्षण का वर्णन करता है। जो बिग बॉडी का हाइपरसोनिक एरो थर्मोडायनामिक बॉडी का लक्षण करता है। स्वायत्त नेविगेशन मार्गदर्शन नियंत्रण योजनाओं का मूल्यांकन है। स्वायत्त नेविगेशन जो हो चल रहे हैं मार्गदर्शन नियंत्रण का मूल्यांकन करता है। एकीकृत उड़ान प्रबंधन और थर्मल संरक्षण प्रणाली का मूल्यांकन करता है। ये भारतीय लॉन्च व्हीकल है। ये इस तरह से USSR का है जी, ये US का है, स्पुतनिक 5 US का है, जर्मनी का है V2 और USSR का R7 स्पेस स्पुतनिक SS का है।
एरिनीस 5 है। इसरो विजन 2047। तो अब इसरो के अगले 2047 तक के कौन से मिशन है? तो अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV इसरो NGVL डिजाइन करने पर काम कर रहा है। इसे पहले यूनिफाइड लॉन्च व्हीकल ULV कहा जाता था। ये अर्ध क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कुशल और लागत प्रभावी दोनों है। 16 से 25 टन तक को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम होंगे। ये 16 से 25 टन तक निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम होंगे नए वाले NGLV जो 2047 तक बनेंगे। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण प्रयोग है और स्वायत्त डॉकिंग क्षमता प्रदर्शित करते हैं। डॉकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां दो अंतरिक्षयान डॉकिंग का जो है स्पेस डॉकिंग सिस्टम, दो उपग्रह थे अंतरिक्ष में चल रहे थे वो आपस में जुड़ गए। तो अंतरिक्षयान सटीक कक्षा में एक सीधी संरेखी एक रूप से जोड़े जाते हैं। इसमें स्पेडेक्स मिशन क्या है? तो इसरो 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया है। इसरो ने 30 दिसंबर को एक्सपेरिमेंट डॉकिंग मिशन लॉन्च किया और PSLV की 60वीं उड़ान थी। ये श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया था PSLV की 60वीं उड़ान से और 16 जनवरी 2025 को मिशन पूरा हो गया। यानी दो अंतरिक्ष में जुड़ने वाले उपग्रह थे वो पूरे हो गए। मिशन के तहत दो उपग्रह SDX-1 चैलेंजर और SDX-2 टारगेट को लॉन्च किया गया था और प्रत्येक का वजन लगभग 220 किलोग्राम था। उपग्रह जो थे उसको 470 किलोमीटर तक पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। तो 470 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य इसका है कि अंतरिक्ष यान में डॉक करने और अनडॉक करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी विकास प्रदर्शन करने यानी जोड़ना और दोनों उपग्रहों को जोड़ना और दोनों को जोड़ने का हटाना, ये इसका प्रदर्शन करना था। डॉकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो उपग्रहों को एक साथ रखा जाता है और फिर उन्हें अंतरिक्ष में जोड़ा जाता है। उपग्रहों को 470 किलोमीटर से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया और अनडॉक करने प्रक्षेपित करने का प्रदर्शन करना है इसमें। और दो उपग्रहों को एक साथ रखा जाता है और फिर उन्हें अंतरिक्ष में जोड़ा जाता है, वही प्रक्रिया है। मिशन के तहत दो उपग्रहों को एक ही कक्षा संरेखित किया जाता है, उनके बीच विद्युत शक्ति का स्थानांतरण होगा और वे अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद दोनों उपग्रह पर लगे पेलोड 2 वर्ष तक काम करते रहेंगे। जो पेलोड होंगे वो दो इस तरह से इसमें दिखाए गए कि ये इस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन, अगले अंतरिक्ष मिशन क्या है? तो शुक्र ऑर्बिटल मिशन है। शुक्र ऑर्बिटल मिशन इसे इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए शुरू किया गया, यानी शुक्र ग्रह पर भेजने के लिए ऑर्बिटल मिशन BOM की योजना बनाई गई है। 28 तक इसे लॉन्च करने की योजना है। इसका उद्देश्य शुक्र के वातावरणीय सतह पर भूगर्भिक गतिविधियों का अध्ययन करना है। शुक्र का वातावरण कैसा है और उसकी भूगर्भिक गतिविधियाँ क्या थी। तो शुक्र ऑर्बिटल मिशन 2028 के लिए है। और इसमें मिशन है शुक्र के लिए मिशन है मरकरी 2 मिशन है 1962 में अमेरिका ने भेजा था। शुक्र के पास से उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। यह पुष्टि की कि वहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो इसने मरकरी जो 2 था मिशन
1962 में अमेरिका ने भेजा था और उसमें पता चला कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। अब है डेवेंसी 2031 में नियोजित है जी, नासा का है। नासा भेजने वाला है शुक्र के वायुमंडल की संरचना की जांच के लिए, वायुमंडलीय जांच के लिए भेजने वाला है। और फ्लोई बाई है तो डेवेंसी जी नासा का है, 2031 तक भेजेगा। फिर बेरेंट्स 2031 तक नासा का है जी, नियोजित है, यानी शुक्र की सतह पर उतरेगा। तो शुक्र की सतह पर उच्च रेजोल्यूशन रेडार की मैपिंग करने के लिए। तो एक डेवेंसी है, एक है बेराइट्स 2031 तक के लिए। फिर 2030 तक के लिए यूएसए अंतरिक्ष एजेंसी का है इनविजन। ये भूवैज्ञानिक और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए उन्नत स्पेक्ट्रोमीटर है। तो ये अंतरिक्ष में भेजने वाले उपग्रह इनके। चंद्रयान 5, तो चंद्रयान 5 को केंद्र सरकार द्वारा चंद्रयान 5 मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई है। चंद्रयान 5 मिशन को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जेक्सा के साथ मिलकर संचालित किया, तो जापान के साथ मिलकर इसको संचालित किया जाएगा। इस मिशन में 250 किलोग्राम वजनी, तो इसमें चंद्रयान 5 जो है तो इसका वजन 250 यानी 250 किलोग्राम वजनी रोबोट हो गए चंद्रमा पर भेजे जाएंगे। और जो चंद्रयान 3 के 25 किलोग्राम वजनी प्रज्ञान रोवर से 10 गुना, तो चंद्रयान जो 3 में 25 किलोग्राम का भेजा गया था रोवर प्रज्ञान, उससे 10 गुना भारी होगा। ये उन्नत रोवर चंद्रमा की सतह पर अपनी गहराई से अध्ययन करने में सक्षम होंगे। तो रोवर जो भेजेंगे वो अध्ययन करने में और अच्छे से सक्षम होगा। भारत के विभिन्न चंद्र मिशन, यानी भारत कौन कौन से चंद्रमा पर मिशन भेज चुका है। तो चंद्रयान 1 2008 में भेजा। चंद्रमा इसने क्या किया, उद्देश्य था रासायनिक, खनिज और फोटो भूगर्भिक डाटा का एकत्रित करना। फिर चंद्रयान 2 2019 में भेजा चंद्रमा की स्थलाकृति और खनिज संसाधन का अध्ययन करने के लिए। 2023 में भेजा गया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग और अवलोकन किया इसने। चंद्रयान 4 होगा जो 2027 तक प्रस्तावित है। इसमें चंद्रमा के नमूने एकत्रित कर उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए है। चौथा चंद्रयान। इसरो का चंद्रयान 4 जो मिशन है, चंद्रयान 4 भेजने वाला है इसरो का। तो इसरो के अनुसार चंद्रमा पर भारत के अगले मिशन चंद्रयान 4 जो चट्टान और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाएंगे और डिजाइन को अंतिम रूप इसको दिया जाएगा और इसे 2027 तक लॉन्च किया जा सकता है। मिशन रणनीति और घटक। चंद्रयान 4 की रणनीति काफ़ी जटिल है जिसमें अंतरिक्ष यान के 5 अलग अलग घटक शामिल है। तो इसमें 5 अलग अलग तरह से घटक होंगे। पहले प्रणोदन प्रणाली, तो इसमें लैंडर और आरोही चरण को चंद्रमा पर ले जाने के लिए जिम्मेदार है। तो लैंडर है जो तो चंद्रमा की सतह पर ले जाएगा। फिर आरोही डिसेंडर चंद्रमा पर उतरने के बाद डिजाइन किया गया है, जो आरोही है तो इसे चंद्रमा पर उतरने के लिए डिजाइन किया गया है, जो चंद्रमा के नमूने लेने के उपकरण ले जाएगा। तो चंद्रमा पर उतरेगा और उसके नमूने लेगा। तो अब आरोही लगाया गया है। और प्रणोदन का काम सिर्फ ले जाना है। पहला काम प्रणोदन का है, दूसरा अवरोही का है, उसके नमूने लाना है उपकरण। तीसरा है चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो अब अपना अध्ययन चंद्रमा के नमूने वापस लाने वाले मिशन 4 पर केंद्रित कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य चंद्रमा पर लैंडिंग करना और चट्टान के नमूने एकत्र करना, उन्हें पृथ्वी पर वापस लाना है। यदि यह सफल रहा तो भारत इसे चुनौतीपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में अमेरिका, रूस, चीन की पंक्ति में शामिल यानी चौथा देश बन जाएगा इस तरह। और मिशन रणनीति के घटक क्या हैं। तो चंद्रयान 4 की रणनीति काफ़ी जटिल है और ये बता चुके हैं, प्रणोदन, लैंडिंग करना, अवरोही करना है।
इसमें जेंडर और जो इसमें पहले जो काम करने वाले मतलब थे, पहला प्रणोदन होगा जो लैंड अवरोही चरण में ले जाएगा। दूसरा था जो नमूने लेने के लिए उपकरण लगे होंगे इसमें अवरोही में। तीसरा है जिसका सेंडर नमूने एकत्र करने के बाद लैंडर से अलग हो जाता है और फिर चंद्रमा की सतह से ऊपर उठेगा। तो चंद्रमा से अलग होगा, चंद्रमा की सतह पर ऊपर उठेगा। स्थानांतरण मॉड्यूल जो चौथा लगा होगा, तो इसमें स्कैंडर से नमूने प्राप्त करता है और उन्हें पुनः प्रयोजित मॉड्यूल तक पहुंचाएगा। तो पांचवा है पुनः प्रवेश मॉड्यूल। यह चंद्रमा के नमूने को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाता है, जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह से फिर दोहरी रॉकेट प्रक्षेपण रणनीति। दोहरी प्रक्षेपण रणनीति चंद्रयान 4 में 2 अलग अलग रॉकेटों का उपयोग किया जाएगा। 2 लॉन्च व्हीकल लगाएंगे। प्रक्षेपण यान MK3 यानी LVM-3 जो होगा यह भारी डिफॉल्टर प्रणोदन अवरोही और आरोही मॉड्यूल ले जाएगा। तो 2 प्रणोदन ले जाएगा, अवरोही और आरोही मॉड्यूल ले जाएगा। LVM-3 यानी GSLV का है। दूसरा होगा इसमें प्रणोदन, 2 प्रणोदन होंगे प्रक्षेपण यान ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV। यह रॉकेट स्थानांतरण और पुनः प्रवेश मॉड्यूल को उनकी निर्दिष्ट चंद्रमा कक्षा में ले जाएगा। तो ध्रुवीय प्रणोदन जो PSLV होगा यह रॉकेट स्थानांतरित करेगा और प्रवेश मॉड्यूल को उनकी निर्दिष्ट कक्षा में ले जाएगा। इन रॉकेटों को अलग अलग तिथियों पर प्रक्षेपित किया जाएगा तथा सबसे पहले 2026 से होने की उम्मीद नहीं है। चंद्रयान 3 लैंडिंग क्षेत्र मानचित्र। तो भारत के वैज्ञानिकों ने वर्ष 2023 में प्रक्षेपित चंद्रयान 3 के लैंडिंग का जो मानचित्र था उसे तैयार किया है और इस लैंडिंग क्षेत्र को शिव शक्ति पॉइंट के रूप में जाना जाता है। तो जो प्रक्षेपण यान का जो चिन्ह है उसे शिव शक्ति दिया गया नाम। और भारत 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्ण सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश था। शिव शक्ति पॉइंट की आयु, शिव शक्ति पॉइंट है उसकी आयु 3.7 अरब वर्ष मापी गई है। तो उसका जो अध्ययन किया गया तो उसकी आयु 3.7 अरब वर्ष मापी गई है। इसी समय पृथ्वी पर आरंभिक सूक्ष्म जीवों का विकास शुरू हुआ था। शिव शक्ति पॉइंट साइट 3 बड़े क्रेटर गड्ढों से घिरा हुआ है। तो शिव शक्ति पॉइंट के पास 3 क्रेटर हैं, जिसमें मेंजेनस क्रेटर, बेगुस्लाविस्की क्रेटर और सोमनबर्गर क्रेटर है। इस तरह से के 3 क्रेटर मापे गए हैं। यहाँ चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह। बेंगलुरु की स्पेस क्राफ्ट कंपनी पिक्सेल द्वारा भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च किया गया। तो अब भारत का निजी उपग्रह लॉन्च करने की जाती है तो वहाँ पिक्सेल द्वारा भारत का पहला प्राइवेट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च किया गया। सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन सैटेलाइट एक समूह होता है जो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं ताकि व्यापक और बेहतर कवरेज और डेटा संग्रह संचार सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसका नाम है फायरफ्लाई और 2025 को स्पेस क्राफ्ट के द्वारा 14 जनवरी 2025 में स्पेस क्राफ्ट के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च हुए। इसका उद्देश्य पृथ्वी की निगरानी के लिए एक कॉन्स्टेलेशन बनाना है। PM पोमेन 3 शून्य अंतरिक्ष कचरा मिशन। शून्य अंतरिक्ष कचरा मिशन इसमें PSLV की 58 उड़ान में रॉकेट की मदद से जनवरी 2024 में
एक्सपोसैट लॉन्च होगा। एक्सपोसैट लॉन्च हुआ 2024 में। और इसरो की स्वदेशी POEM-3 में इसने क्या है द्वारा शून्य अंतरिक्ष कक्षा मिशन पूरा किया। दरअसल PSLV 4 चरणों वाला रॉकेट है। इसकी शुरुआत के 3 चरण प्रयोग होने के बाद समुद्र में गिर जाते हैं। तो POEM-3 शून्य अंतरिक्ष कक्षा मिशन था। ये समुद्र में गिर जाते हैं। इसके पश्चात PSLV के टर्मिनल चरण को त्रिअक्षीय स्थित प्लेटफॉर्म PM-3 में बदल गया है, जिसकी मदद से अंतरिक्ष कक्षा पुनः पृथ्वी पर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ी बदलाव किए गए। PSLV में POEM-3 में बदल दिया गया है PSLV के, ताकि कचरा धरती पर आ जाए। इसरो का एक्सपोसैट उपग्रह, इसरो का जो एक्सपोसैट उपग्रह है तो क्या है, तो एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट PSLV 58 उड़ान से भेजा गया। पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 पेलोड पोलॉक्सिस एंड एक्सपोसैट था। इसका लक्ष्य सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली गहन एक्स-रे, तो अंतरिक्ष है तो सुदूर जो अंतरिक्ष है तो अंतरिक्ष से आने वाली गहन एक्स-रे का पोलराइजेशन यानी ध्रुवीय पता लगाना प्लस ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाना था। तो इसमें कहा है ब्लैक होल के बारे में जानकारी जुटाएगा जी, और वह पोलराइड यान होगा। और 10 अन्य छोटे उपग्रह भी लॉन्च हैं। निसार सैटेलाइट, निसार सैटेलाइट क्या है, तो इसका पूरा है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार है। सिंथेटिक एपर्चर रेडार हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरों को प्राप्त करने, तो नासा सैटेलाइट है निसार सैटेलाइट, तो हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों को प्राप्त करने के लिए 2D 3D संरचना के लिए प्रयुक्त तकनीक है जी। निसार सैटेलाइट जो है तो 2D और 3D संरचना वाली फोटो लेने के लिए है। वर्ष 2014 में दोनों देशों के बीच समझौते के तहत विकसित हुआ। और इसमें 2800 किलोग्राम 37 किलोग्राम का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। निसार अवधि इसकी कितनी, 3 वर्ष के लिए है। 12 दिन में संपूर्ण पृथ्वी का मानचित्रण करेगा। प्लूटो की गति का अवलोकन आर्द्रभूमि, मतलब का उद्देश्य क्या है, तो प्लूटो जो है प्लूटो की गति का अवलोकन करना है। और मतलब ये भेजा गया था 2014 में, तो इसका उद्देश्य था प्लूटो की गति का अवलोकन करना, आर्द्रभूमियों का, फिर ज्वालामुखी विस्फोट से भूमि में बदलने के स्वरूप के ज्वालामुखी विस्फोट से भूमि में बदलाव क्या हो रहे हैं, ग्लेशियर की सुरक्षा गतिविधियों का अवलोकन करने में सक्षम बनाना था। और अब इसे 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद थी। 12 दिन में पूरे ग्लोब को माप देगा, तो 12 दिन में पूरे ग्लोब को मापेगा। इस मिशन में 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो इसमें 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इनसैट्स डॉल्यूफिकेंस रेडार पर काम करेगा, डॉल्यूफिकेंस रेडार पर 24 सेंटीमीटर एल बैंड नासा ने तैयार किया है। इसमें 24 सेंटीमीटर का जो एल बैंड है वो नासा ने तैयार किया है, जबकि 13 सेंटीमीटर का एस बैंड इसरो ने तैयार किया है। इसका एल बैंड एस बैंड लगे हैं। तो अब आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन जो भारत का था, तो आदित्य L1 मिशन इसे 2 सितंबर 2023 को दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। 2023 में हुआ, 2 सितंबर 2023 में, और दिन के समय यानी 11 बजे टाइम 12 बजे समय लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा
इस वर्ष के शुरुआत में जून में इस मिशन को लॉन्च करने की संभावना जताई थी, किंतु तकनीकी विलंब के कारण इसे सितंबर में लॉन्च किया गया। भारत का पहला सूर्य मिशन था। तो भारत का जो 2023 का पहला सूर्य मिशन था। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना था। 2023 में लॉन्च हुआ। मिशन का उद्देश्य आदित्य L1 सौर कोरोना जो होता है उसका सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी वाली भाग होता है कि इसकी बनावट, उसके तापमान प्रक्रिया, कैसे तापमान है उसका है, उसमें विस्फोट, सौर तूफान कैसे कारण आते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कोरोना या कोरोनल लूप, प्लाज्मा की बनावट, वेग, घनत्व और कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र के मापन, कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य से होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट, सूर्य में सबसे शक्तिशाली विस्फोट होते हैं जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं की उत्पत्ति, विकास, गति, हवाएं, अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है। तो उद्देश्य था। इसके प्रमुख बिंदु हैं कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है ये, और सूर्य की गति प्रक्रियाओं की व्यापक समझ को सक्षम करेगा। सूर्य की जो गति प्रक्रिया है तो उसकी समझ बताएगा, और भौतिकी और हेलियोफिजिक्स में कुछ उत्कृष्ट समस्याओं का समाधान करेगा। आदित्य L1 मिशन को आदित्य L1 मिशन को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लॉन्गेज बिंदु L1, तो सूर्य और पृथ्वी का जो बिंदु बीच वाला था L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में रखा गया है। तो L1 पर रखा है, और L1 के इस तरह से वो L1 पर करेगा परिक्रमा, जो पृथ्वी से कितने दूरी पे, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे, यानी 1.5 लाख 1.5 लाख किलोमीटर तो कह सकते हैं, 1.5 लाख नहीं, उससे ज़्यादा 15 लाख किलोमीटर दूर होगा। दरअसल लैंगेज बिंदु वे होते हैं जहाँ दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। इसलिए L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान उड़ान के लिए किया गया है। L1 बिंदु के चारों प्रभाव मंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह का प्रमुख लाभ यह है कि सूर्य को बिना किसी आच्छादन यानी ग्रहण के लगातार देख सकता है। तो यहाँ ग्रहण नहीं लगेगा, परछाई नहीं पड़ेगी, सूर्य चंद्रमा इस साइड है क्योंकि, और लगातार ये उसको देखता रहेगा। इसमें पेलोड कुल 7 पेलोड, यानी 4 पेलोड सीधे सूर्य का अध्ययन करेंगे। तो कुल 7 पेलोड, इसमें 4 पेलोड सीधे सूर्य का अध्ययन करेंगे। शेष 3 पेलोड लैंगेज बिंदु 1 पर कणों और क्षेत्रों का इन सीटू अध्ययन करेंगे। तो 4 सीधे सूर्य का अध्ययन करेंगे, 4 हैं वो सीधे सूर्य का अध्ययन करेंगे, और 3 जो पेलोड लैंगेज हैं, लैंगेज बिंदु 1 में जो है उसमें कण कैसे हैं उनके इन सीटू का अध्ययन करेंगे। फिर विज़ुअल एमिशन, तो विज़ुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सूर्य के वायुमंडल में सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज से होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। तो कोरोनल ग्राफ है जो सूर्य के वायुमंडल की जो सबसे बाहरी भाग है, सौर कोरोनल, सूर्य से होने वाले शक्तिशाली जो विस्फोट होंगे उनका अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर जो अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट यानी यूवी जो किरणें निकलती हैं सूर्य की, तो यूवी किरणों के निकट प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीर लेगा। तो प्रकाश मंडल है और क्रोमोस्फीयर है सूर्य की, तो उसकी तस्वीर लेगा। साथ ही UIT यूवी के नज़दीक
सौर विकिरणों में होने वाले बदलाव, सौर विकिरण है तो सौर विकिरण में किस तरह से बदलाव होता है उनको भी मापेगा। तो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, तो सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो हाई एनर्जी L1 आर्टिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज, सूर्य से आने वाली एक्सरे का अध्ययन करेंगे सब। फिर है मैग्नेटोमीटर, पेलोड को L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। तो मैग्नेटोमीटर जो है, मैग्नेटोमीटर लगा है तो उसमें दो चुंबकीय क्षेत्र को मापता है वो दो बिंदुओं के। आदित्य L1 के 7 विज्ञान पेलोडों की विशेषता यह है कि ये देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हुए हैं और ये सभी पेलोड इसरो के विभिन्न केंद्रों के सहयोग से विकसित किए गए हैं। अब है पोवा 3 मिशन।